देखें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। पहला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर संपूर्ण अंतरित करती है, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखें, एक त्रिज्याखंड होता है, एक वर्तखंड होता है। त्रिज्याखंड के अंदर तो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू देखो, समकोण अंतरित करता है मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिख सकते हैं। यहाँ 360 रखें, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, या 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 लिख दो। ऐसे तो हम त्रिज्याखंड निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए हम त्रिज्याखंड के और क्वेश्चन करेंगे। पहले हम वर्तखंड की बात कर रहे हैं, कैसे निकालने। देखिए पहले थोड़ा सा वर्तखंड को समझिए कि वर्तखंड होता क्या। देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वाला जो दिख रहा ना आपको, इसे ही बोला जाता है वर्तखंड। क्या बोला जाता है? और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली अपनी है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है त्रिज्याखंड। क्या बोला जाता है? त्रिज्याखंड। ठीक है जी। हमें निकालना वर्तखंड। कैसे निकालते हैं? देखिए वर्तखंड सबसे पहले इस त्रिज्याखंड का एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, उसके बाद क्या दिख रहा है? ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इस ट्राइंगल का फॉर्मूला, मतलब वैल्यू निकालते हैं और उसको माइनस कर देते हैं त्रिज्याखंड में से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? वर्तखंड आ जाता है। ठीक है, अब देखें करते कैसे, इस बात को समझे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझे भाई। देखिए त्रिज्या दे रखी है, एंगल दे रखा, हमारे पास फॉर्मूला ये वाला लिखा हमने, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप चाहते तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे, 1/2 बी इंटू एच, मतलब आधार इंटू चाहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और साइन 90 की वैल्यू एक होती है, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब देख वैल्यूज को समझे। देखिए थीटा की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 रखी, देखकर रख दी, आर की वैल्यू 10 हो गई, थीटा की वैल्यू 90 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 3/360 आएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर की वैल्यू तो रख ली 10 और 10। अब दिमाग लगाएं, साइन 90 की वैल्यू तो है एक, कोई दिक्कत नहीं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते कितने, 100, मतलब 100 के हाफ कितने थे? 50। तो देखिए आपके पास आ गया 50। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, आपके पास डबल जीरो आएंगे, आएंगे ही नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। इनसे इनको कैंसिल कर दो, हो गए कैंसिल। अब कैंसिल हो गए तो कोई बात नहीं, यहाँ से जीरो कैंसिल कर दो। अब 9 की टेबल कितनी बार बोलेंगे? 36 आते 4 बार। अब दिमाग लगाएं, आपके पास ये वाले बचा 4 बचा और इधर बचा 50, तो ये होगा। अब इनको सरल करोगे, आपके पास आएगा 78.5। कितना आ जाएगा? 78.5 आया कि नहीं आया? 78.5 आ गया। इसको 50 में से माइनस कर दें, आपके पास वैल्यू आ गई 28.5। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखें दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका एचसीएफ दे रखा है 9, तो एलसीएम निकालिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। कैसे लिखें? दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो देखें रखे ना 9, एलसीएम निकालना, ये अपनी जगह हो गई। 9 है वो मल्टीप्लाई में है, तो बताइए वो साइड चेंज करते कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो आया कि नहीं आया डिवाइड में? 9 से इसको कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा 34, और 34 को 657 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 22,338। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज के अंदर ही है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। निकाल सकते हैं। देखो 6 को आप ऐसा ही लिखेंगे 2 into 3, किसी को तकलीफ नहीं है। अब 72 को कैसे निकालें? इसका ऐसे बनाकर निकालें आप। 2 लिखें, फिर 36 आता है, फिर 2 लिखते हैं 18 आता है, फिर 2 लिखते हैं 9 आता है, फिर 3 और 3 आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो इनको यहाँ लिख देते हैं, ऐसे 120 को यहाँ लिख दो। अब एक चीज नोटिस करें आप, इनके अंदर कॉमन क्या है? देखिए इसके पास ये 23 है, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, और 23 का मतलब क्या होता है? 6 होता है। तो 6 आपके पास क्या होगा? एच सी एफ हो गया। क्या होगा? एच सी एफ। अब एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालो? देखो 2 एक बार था 1 लिखा, 3 एक बार था 1 लिखा, 2 3 बार था 3 बार लिखा, 2 2 3 2 बार था 2 बार। इनकी ये पावर लिख दी हमने। सबसे बड़ी पावर 2 की कितनी है? 3 है, तो इसको लिखे पहले आप। 3 की पावर 2 सबसे बड़ी, 5 की पावर 1। अब आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, और क्या करोगे? तो मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आ जाएगी 360। ये आपका हो जाता है एचसीएफ और एलसीएम। नेक्स्ट देखें, पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए √3 एक है परिमेय संख्या है। सबसे पहले माने आप, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, ऐसा मान लिया। अपोजिट माना कि नहीं माना? मान लिया।
देखिए √3 a अपॉन b लिख दिया, क्यों परिमेय संख्या तो फिर हमें a अपॉन b लिखेंगे, तो हमने लिखा a अपॉन b। यहाँ पर लिखना है a और b सहभाज्य पूर्णांक। कहने का मतलब a और b के अंदर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस b को इधर साइड चेंज करवा देते हैं, तो √3b और इधर हो जाता है a, क्या हो जाता है √3b और इधर हो जाता है a, ठीक है ना। या ऐसे रखें तो ऐसे रख लेते हैं। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। याद रखें √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है। एक आपके पास a² हो जाएगा और b का आपके पास हो जाएगा b²। तो देखिए ऐसा कैसा लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया जी। नेक्स्ट देखें, अब देखो क्या करते हैं, b² को क्या करते हैं साइड चेंज करवा इधर भेज देते हैं। 3b² बराबर a², ये आया कि नहीं आया। अब इस बात को समझे, छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको समझ लें कि भाई क्या लिखना है। देखिए a है वो a² को विभाजित करेगा, ये 100% बात है। कैसे करेगा, देखो यहाँ से a जो है इस पर डिवाइड में जा सकता है कि नहीं जा सकता, इसका मतलब ये विभाजित करेगा। तो यही तो बात वापस आना, तो 3 भी तो a को कर सकता ना, फिर विभाजित कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता। यही बात हम नहीं आगे। अब हम a बराबर लिखना चाह रहे हैं 3c, क्या लिखना चाह रहे हैं 3c। क्यों लिखना चाह रहे हैं, वैल्यू देखने के लिए कॉमन आता है कि नहीं आता। c यहाँ पर पूर्णांक है, कोई बात नहीं, पूर्णांक है, यहाँ रख देते हैं 3c। अब बताएं 3 का स्क्वायर कितना 9, तो अपने पास आ गया 9c²। तो b² बराबर 3c²। तो वापस वही 3 b² को विभाजित करता है और 3 b को भी क्या करता है, विभाजित है करता। अब क्या बताना, यहाँ कम से कम देखें इन स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझो। देखो यहाँ देखो इन दोनों को, इनमें इधर 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और इधर पहले से 3, तो बताओ इनके अंदर कॉमन संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। जबकि हमने ऐसा माना था कि कॉमन सिर्फ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और वो कब आता है, जब ये परिमेय संख्या होती है, जबकि परिमेय संख्या के अंदर 1 कॉमन आता है। अब यहाँ पर क्या परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है। 1 के अलावा क्या कॉमन आ रहा है जी, 3 आ रहा है। अब जब 3 कॉमन आ रहा है तो हम कह सकते हैं, हम इस बात को बता सकते हैं कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, हमारे द्वारा की गई परिकल्पना असत्य है, और हम लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है जी, तो ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करें आप। देखें इस क्वेश्चन में बारंबारता बंटन के माध्यक और बहुलक के बीच संबंध ज्ञात करें। देखें संबंध बड़ा आसान है, इसको याद रखेंगे। ये संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, और ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं आएगा तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये दे रखा है आपको, सवाल दे रखा है और इसके अंदर ये पूछ रहा है कि आपको बहुलक ज्ञात करना है। देखिए ये दे रखी स्ट्रक्चर्स और ये दे रखी वैल्यूज। देखिए बहुलक के अंदर ये होता है सबसे बड़ा मान क्या होता है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा मान कौन है, 22 है। तो सबसे बड़ा जो मान होता है वो हमारे पास होता है f1 का। किसका होता है, f1। इसके जस्ट ऊपर वाला मान होता है f0 का, और f1 के बाद आप जानते हो हमेशा से क्या आता है, f2 आता है। और हमें यही चाहिए थे, f1 f2 f0 f1 और f2। और f के जस्ट सामने जो है ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है, इसका ये फर्स्ट जो वर्ड है वो अपनी l की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी जी, l की। नेक्स्ट हमें चाहिए h की वैल्यू। इन दोनों का जो माइनस है वो क्या कहलाएगा, h की वैल्यू। मतलब 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू। देखिए समझे, नीचे इस क्वेश्चन को समझे। देखिए लिखेंगे अधिकतम बारंबारता 22 है, तो इसके संगत वर्ग अंतराल कितना, 31 और 39। तो बहुलक वर्ग आपके पास कितना होगा, ये l की वैल्यू। f1 f0 हम पहले से देख चुके हैं, h भी देख चुके हैं जी। अब ये सारी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ। वैल्यू रखने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्वेश्चन हो जाता है। और क्या होता है, रख दें वैल्यू। इसको ऐसा ही रखिए आप, ठीक है, इसको ऐसा ही रखिए h की वैल्यू से। अब देखो 22 दूनी 44, वाकई में 44 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आप 22 में से 12 माइनस कर दो, तो ऐसे कर लो, या तो सीधे करो, या आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास ऐसे है, 22 में से घटा दो, 2 में से 2 घटाया 0, 2 में से घटाया 1। नीचे आपका देखिए 44 है माइनस। अब देखिए 12 और 17 दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड कर दें, ये 29 है, 44 में से घटा देंगे और इंटू कर देंगे 8। इसको आप सरल कर लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा।
बस ध्यान ये रखें 31 को लास्ट में जोड़ देना, पहले आप इनको किसी के साथ ऐड नहीं करना। आपका ये बहुलक का क्वेश्चन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बहुलक का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन, जैसे आपको दे दी वैल्यूज 2, 4, 6, 8, 2, 3, 2, 7, ऐसी वैल्यूज दे देते हैं और पूछते हैं कि भाई बताओ इसके अंदर बहुलक वर्ग यानी बहुलक क्या है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 2 आया। ये देखो जी, तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बहुलक हो जाएगा। इस बात को आप याद रख लेना, जो सबसे ज्यादा बार आता है, अधिकतम बारंबारता जो है, वो आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें निम्न बारंबारता बंटन का माध्य निकालिए। बड़ा आसान क्वेश्चन, कैसे, देखें ये स्ट्रक्चर वैल्यू यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दें, एक्स आई एफ आई हो गई। अब आपको लिखाना माध्य मान, जिसको बोलते हैं एक्स आई या सिर्फ एक्स भी बोल सकते हैं। समझेंगे इसको कैसे निकालोगे आप, इस बात को समझ लेना। आसान तो बड़ा है लेकिन समझना जरूरी है। कैसे, देखिए 40 और 44 दिख रहा है, इन दोनों के अंदर या तो ऐसा करो दोनों को ऐड कर दो, 40 और 44 को आप दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपके पास आ गया। इसका आधा कर दो, कितना होता है, 42 होता है, लिखा। अब एक ही का हाफ करना और किसी को हाफ करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, इस बात को मैं समझा दूं आपको, जरूरत कैसे नहीं है। देखिए यहाँ पर 40 और यहाँ पर कितना हो गया, 42, तो 100% दिमाग लगाओ। यहाँ पर 44 है तो यहाँ भी 2 ऐड कर दो, 48 के अंदर भी 2 ऐड करो, यहाँ भी 2 ऐड कर दो, यहाँ भी 2 ऐड कर दो, यहाँ भी सारों के अंदर 2 ऐड कर दो। अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन हर एक वैल्यू को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यूज आती है आपके पास। अब इन सब का क्या कर दो, सम, सम हो गया इन सब का। और इनका भी एफ आई का भी क्या कर दो, सम कर दो, तो एफ आई का भी सम। अब जब दोनों का सम हो गया है तो क्या करोगे, देखो ये आपके पास फॉर्मूला था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एक्स आई एफ आई, लिखा और डिवाइड कर दिया 30 से, तो आपके पास 50.67 आंसर आ जाता। ये आपका होता है माध्य। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट देखें, माध्यक निकालना है। माध्यक, ये जो दे रखा है इसका माध्यक निकालेंगे। देखिए सबसे पहले वही काम करें, इस वैल्यूज को लिखें, इसको लिख दें। यहाँ पर हमें निकालनी होती है संचय बारंबारता। कैसे निकालते हैं, समझते हैं निकालते कैसे। देखो सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी है उसको ऐसा कैसा लिख दो जैसे वो है, तो लिखा ऐसा कैसा। अब क्या करते हैं, इस 20 के तहत ये 6 ऐड करो, कितने हो जाते हैं, 26। 26 के पास फिर 26 में 44 जोड़ दो, 70। 70 में फिर 26 जोड़ दो, 46। 46 के अंदर 3 जोड़ दो, 99, 99। 99 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाता है, 100। अभी जो लास्ट वाली वैल्यू जो है 100 आई है, ये n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, n की। और आपको निकालनी है n/2 यानी n का आधा, n/2। और n का मतलब 100 है और उसका आधा कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। अब मेरे को ये बताएं 50 जो है वो कौन सी रेंज के अंदर आ जाएगा। 50 जो है 70 की रेंज में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ ये सामने वाली वैल्यूज है, ये आपके पास हो जाएगी f की, और इसका एक वर्ग छोड़ने के बाद ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी CF की, ये f की वैल्यू। और ये आपके पास इसी रेंज में किसकी वैल्यू हो जाएगी, L की वैल्यू। दोबारा समझे, इसका हाफ कर दो, 100 का हाफ करोगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये इस वर्ग अंतराल में आएगा, तो ये तो L की वैल्यू जो मैंने समझाई आपको, ये 44 उसके अंदर आ ही रहा है, आपके अंदर देख लें। अब देखें दोबारा समझ लें इस बात को, क्या हो रहा है देखें। अब इस बात को अच्छे से समझ लें, वापस से समझे कि क्या हो रहा है। देखें ये वैल्यूज दे रखी है, देखो 50 वो इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो ये उसके ऊपर वाली वैल्यू तो हो जाएगी CF की, ये वैल्यू हो जाएगी F की, और ये जो लास्ट दिख रही है ये वैल्यू हो जाएगी L की। और H हम जानते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ही H की वैल्यूज होती है। ठीक है, देखें नीचे क्वेश्चन कैसे कहते हैं देख लें। अब फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H, होता कि नहीं होता, होता कि नहीं, और भी होता है। तो होता है, तो देखिए ये L की वैल्यू है, लिख दी हमने। ऐसी वैल्यू है CF की, वो n की, सॉरी, तो हो जाएगा n की 50 वैल्यू माइनस CF की वैल्यू 26, F × H की वैल्यू 15। अब सोचे 50 में से 26, 24 बचे, 15 की 15, नीचे 44 की 44। थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं कैसे इनको करेंगे। देखो आप बड़ा आसान कर सकते हैं, इनको तो हाफ ही कर दो आप, 22 कर दो, 12 कर दो, और भी करना चाहो तो 11 कर दो,
इसको 6 कर दो, 11 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 11 से, आपके पास आएगा 8.8। ये इसके साथ क्या करते हैं, ऐड, तो 48.18 48.18 जो है वो आपका एक करेक्ट आंसर आ जाता है। और इस प्रकार ये आपका क्या हो जाता है, माध्यक हो जाता है। बड़े आसान है ये क्वेश्चन, इनको याद रखना जरूरी है। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा ही आते हैं। जैसे बिंदु वाई एक्स से दूरी लिखें, वाई एक्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है निर्देशांक 1, -1 और 2 की कोटि और भुज का मान। तो भुज मतलब एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई और कोटि मतलब वाई की वैल्यू, याद रखें। नेक्स्ट त्रिज्याखंड का सूत्र लिखिए, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई यहाँ पर सिर्फ 2 पाई आर लिख दो, क्या लिख दोगे, सिर्फ 2 पाई आर। इसको समझे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो ऐसे ही साइन स्क्वायर 45 और कोस स्क्वायर 45 का भी वही होगा 50 का भी, यानी वैल्यूज यानी एंगल का मान दोनों के अंदर बराबर होगा, तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट देखें, ये सवाल बड़ा आसान है, इसके लिए आपको वैल्यूज आनी जरूरी नहीं है। देखिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ये प्लस दिख रहा है आपको, प्लस आने का मतलब आप लिखो उसके आगे 60, जगह हमने 60 लिखा। माइनस आने का मतलब उसके आगे लिखो 30, हमने 30। आपके पास इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड आई कि नहीं आई, आगे ना भाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब देखें नेक्स्ट, अब समझे, देखो 60 और 30 हमने पीछे देखा है। अब 60 और 30 को ऐड कर दो, कितने हो गया, 90। यहाँ से बी और बी क्या हो गया, कैंसिल, ए और ए क्या हो गया, 2a। अब 2a बराबर 90 है, तो ए जो है वो 2 के गुणा में, मल्टीप्लाई में, इधर आते डिवाइड में, मतलब भाग में आ जाता। और 90 का आधा कितना होता है, 45। और ये 45 जो मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो रखे हमने ए की जगह रखे 45 रखा दिया, बी की जगह बी रहेगा तो बी रहने दें, और 60 का 60 है। अब ये प्लस का 45 इधर आता है माइनस का, तो आपके पास बचे कितने, 15 बचे। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब कुछ विशेष त्रिकोणमितीय मान है आपको याद रहने चाहिए, जैसे साइन 45 है, तो साइन 45 को क्या कहते हैं, कितना है, कोस 45, 10 और 10 60। ये वैल्यूज आप याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका थीटा दे रखा 60 डिग्री। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू 6 हो गई, थीटा का मान 60 डिग्री मतलब 60 होगा, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। तो फॉर्मूला देखें, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखें थीटा की जगह हमने रखा थीटा की वैल्यू 60, 360, पाई की वैल्यू 22/7, 6 इंटू 6। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाता, तो नीचे आपके पास कुल मिला के इसका आंसर आया 1/6, आएगा कि नहीं आएगा। फिर ये 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 132 नीचे 7 का 7 ही आ जाता है। ठीक है जी, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। मान लेते पेंसिल का मूल्य x रुपए है, पेन का y रुपए है, इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से बराबर कर दें, 54 बीच में चिन्ह लगा दें प्लस का, ये आ जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर क्वेश्चन, 4 लाल गेंद है, 2 सफेद गेंद है, लाल गेंद की प्रायिकता निकालिए, लाल गेंद नहीं की प्रायिकता निकालिए। लाल गेंद कितनी है, 4, तो लिख दिया 4, नीचे 6 की 6, टोटल गेंद 6 तो 6। और ये आपका आ गया फॉर्मूला। लाल नहीं, 1 में से माइनस करें, कर दिया 1 में से माइनस, आपके पास आ गया 2/6। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, इनको जरूर देख के जाएं।